हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मैं आपका मित्र मिथिलेश झा एक बार पुनः एक नए विषय के साथ लीगली टॉकिंग पे। आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर आरक्षण के मुद्दे पे। आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आने के बाद, जो 2025 के अंत में आया था, उसके बाद अत्यंत ही गहराया हुआ है। और इस जजमेंट के आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर अनेकानेक मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। आखिर क्या परिस्थितियां थी, इस तरह के निर्णय क्यों आए, क्या इस तरह के निर्णय आने चाहिए थे या इससे सुप्रीम कोर्ट बच सकता था, इसके भविष्य में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इस विषय पर मैं आप लोगों से अपना विचार साझा करूंगा। परंतु इतनी बात जरूर है कि वर्तमान में यह निर्णय जब आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, हाँ, मैं इशारा कर रहा हूं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड अदर्स, जो 2025 के नवंबर महीने में 8 नवंबर को यह जजमेंट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था। और इसमें वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व के निर्णय, अपने ही द्वारा पारित पूर्व के निर्णय, जिसका साइटेशन था ईबी चिनैया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005। और इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निर्णय दिया था कि SC/ST के कोटे में कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकते, कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकते। लेकिन 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि SC/ST कोटे में भी SC/ST की जो आरक्षित सीटें हैं या आरक्षण की जो प्रावधान है, उसमें राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वे SC/ST कोटे में भी सब कैटेगराइजेशन कर सके। सब कैटेगराइजेशन का अर्थ यह होगा कि राज्य अपने विवेक से किस जाति के लिए कितना सीट, कितनी आरक्षण निर्धारित करना चाहती है, यह विषय राज्य का होगा। ये जो दोनों निर्णय हैं, इसकी बुनियाद में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा पंजाब सरकार का एक निर्णय, पंजाब सरकार का एक निर्णय जिसे 1975 में पंजाब सरकार ने लागू किया था। और इसमें सब कैटेगराइजेशन, SC/ST कोटे में सब कैटेगराइजेशन को लागू किया था। और सब कैटेगराइजेशन में उन्होंने SC/ST वर्ग में 2 भाग बांट दिया था।
और उन दोनों भागों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह पंजाब सरकार का जो प्रावधान था, इस प्रावधान पर पंजाब सरकार वर्ष 1975 से लेकर के 2004 तक, अर्थात करीब 30 साल की अवधि, करीब 30 साल की अवधि तक इस पर पालन किया जाता रहा और ना तो उच्च न्यायालय को ना ही सर्वोच्च न्यायालय को इस पर कोई दिक्कतें आई। यह समस्या उस समय तूल पकड़ा जब 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईबी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वस्तुतः SC ST कोटे में सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती, और जब यह सब क्लासिफिकेशन ना होने की बात आई तो पंजाब सरकार के जो निर्णय थे, जो डिसीजन थे, वे स्वयं में निष्प्रभावी हो गए। और इसके निष्प्रभावी होने के बाद एक बार पुनः पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें यह हाई कोर्ट से अपेक्षा की गई थी कि वे पंजाब सरकार के द्वारा लाई गई जो प्रक्रिया है उसे वे वैधता प्रदान करें। लेकिन पंजाब सरकार ने जो अनुरोध किया था उसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आर्टिकल 141 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उन पर बाध्यकारी है। मात्र न उन पर बाध्यकारी है बल्कि भारत के संपूर्ण भूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अक्षरशः प्रभावी होंगे। और यह कहते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रश्नगत पिटीशन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। बाद में पुनः 2010 में पंजाब सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पिटीशन प्रस्तुत किया था। पिटीशन के मूल आधार थे, आपको याद होगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, और 1991 में अन्य बातों के अलावे आपको याद होगा कि उसमें एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट उन्होंने ओबीसी के परिप्रेक्ष्य में कहा था, अर्थात अति पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण होंगे उस आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन हो सकेगा, और सब कैटेगराइजेशन में उसमें उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। पंजाब सरकार का यही दलील था कि जब अति पिछड़ा वर्ग में ओबीसी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन हो सकता, तो और आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो SC ST में नहीं हो सकता। हो सकता है यह तर्कसंगत लगे, लेकिन सुनवाई के पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के दलील को स्वीकार किया और यह कहा कि सब कैटेगराइजेशन SC ST संवर्ग में भी संभव है। लेकिन यहां कई मसले, कई कानूनी प्रश्न जागृत हो गए हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, यह निर्णय 7 जजेस, क्योंकि ईबी चिनैया वाली जो जजमेंट थी, यह जजमेंट
5 न्यायाधीशों द्वारा दी गई थी। इट वॉज डिसाइडेड बाय 5 जजेज बेंच and the latest judgment in 2025 have been decided by 7 judges with 6:1 ratio। 6:1 रेशियो में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इसका समर्थन नहीं किया था और उनके मत में उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार या उसमें जो वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार यह आरक्षण का विषय SC/ST का कैटेगराइजेशन या SC/ST वर्ग में शामिल करना या आरक्षण देना, उनके मत में यह संपूर्ण विषय राष्ट्रपति में समाहित है। और वर्तमान जो निर्णय आए हैं यह अधिकार राष्ट्रपति से हटाकर राज्य को कर दिया गया है। अर्थात अब राज्य के पास यह अधिकार होगा कि वे अपने यहां के SC/ST के संवर्ग के लोगों के बीच जातीय आधार पर, हां, इस जजमेंट में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि जजमेंट के आने के बाद जिस किसी जाति को जो भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा उस प्रतिनिधित्व के लिए यह पुख्ता आधार होगा कि आखिर किस आधार पर कितनी प्रतिशत किसको दी जा रही है। A strict proof has to be collected by the state government and on the basis of that evidence pro rata provisions of reservation can be made against that caste। अर्थात यहां इतनी बात तो निश्चित हो गई जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 जहां यह अधिकार मात्र राष्ट्रपति में समाहित करता था कि राष्ट्रपति महोदय इसके सापेक्ष अपना निर्णय ले सके, परंतु यह तथ्य वर्तमान में राष्ट्रपति से हटकर अब राज्य में समाहित हो गई है। एक बड़ा सा प्रश्न और भी है। प्रश्न उठता था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का अधिकार था? क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 341 में वर्णित जो व्यवस्था है इससे इतर निर्णय ले सकते थे? सामान्य अवस्था में नहीं, सामान्य अवस्था में नहीं, क्योंकि यह डोमेन विधायिका का है। यह क्षेत्राधिकार विधायिका का है कि यदि इस तरह के प्रावधान को लागू भी करना हो तो पहले संविधान में संशोधन करने होंगे और संविधान में युक्त संगत संशोधन के बाद ही इस तरह का कोई निर्णय लिया जा सकता था। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के जो निर्णय लिए इसमें उनके पास अंतर्निहित शक्ति अंतर्गत अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो न्यायमूर्ति इसके विरोध कर रही थी उनके मत में सामान्य अवस्था में इस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग यहां नहीं करना चाहिए था। यह भी ध्यान देने की बात है कि जो विधायिका द्वारा जो संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई हैं उसके मर्म को तोड़ने या उसके मर्म से हटकर कोई काम करने का हक सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इन कारणों से अब नए नए प्रश्न उत्पन्न होंगे, नए नए विवाद उत्पन्न होंगे, क्योंकि अब जो ही राज्य के प्रतिनिधित्व में, राज्य के आरक्षण वर्ग के जाति के प्रतिनिधित्व में जब कोई राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी तो जो भी पक्ष प्रभावित होगा वह पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी फरियाद दाखिल करेगी। ऐसी अवस्था में ऐसा कहना निराधार नहीं होगा कि इस तरह के निर्णय से आरक्षण की जो विषय है, वर्तमान आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें कई उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो सकेगी। यह भी संभव है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नए नए मुकदमे इस विषय पर के अंबार लग जाए। मैं यह भी मानता हूं कि
अनुच्छेद 142 के प्रयोग करने में, क्योंकि वर्तमान में यह व्यवस्था न तो विधायिका द्वारा निर्धारित की गई थी, ना ही इस तरह की व्यवस्था में कोई चीज पाइपलाइन में थी। ऐसी अवस्था में यह उचित होता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय विधायिका को कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दिशा निर्देश देती, ताकि वह उस दिशा में काम कर सकते। और यदि उचित उन्हें लगता, हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निराधार हैं, क्योंकि जब ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन अर्थात क्रीमी लेयर का प्रावधान हुआ, हो सकता है एससी एसटी संवर्ग में भी इस तरह के प्रावधान को लाना या समायोजित करना सुसंगत होता। लेकिन यह काम वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालय का नहीं होता, बल्कि यह काम विधायिका के क्षेत्राधिकार के तहत आता और वे संवैधानिक सुसंगत संशोधन कर इस तरह के प्रावधान को अमल में ला सकते थे। यहां ध्यान देने योग्य बातें यह भी है कि वर्तमान में जो निर्णय आए हैं उस पर राज्य सरकार किस किस तरह अमल करेगी या भविष्य में और कई जटिलताओं को जन्म देगी, इन बातों को भी ध्यान रखना होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप अपने मन में आए हुए सवाल चैट बॉक्स में डालें, उन सारे प्रश्नों का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। आपके मन में यदि किसी वीडियो पर कोई जिज्ञासा हो वो भी डालें और नए वीडियो यदि आप चाहते हो तो भी डालें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।